नमस्कार। आज मैं व्याकरण का पाठ करने जा रही हूँ। पहला पाठ है आपको वर्ण विचार। वर्ण का मतलब है अक्षर। वर्ण ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. आज ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ बिना वर्णों की सहायता से हम बातें नहीं कर सकते हैं. ಯಾವುದೇ ವರ್ಣಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವರ್ಣಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि और चिन्ह को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकता. वर्ण उस मूल ध्वनि ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುವಂಥ ಆ ಮೂಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವರ್ಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟುಕಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಭಿನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದನ್ನು ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಕಲಂ. इसे हम वर्ण कहते हैं. किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ವರ್ಣಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು वर्णमाला ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. उसी तरह हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपयोगित करने वाले वर्णों के समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं. हिंदी भाषा में 44 वर्ण हैं. 44 वर्ण. हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण हैं. वे हैं अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ. क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, द, ध, न, प, फ, प, भ, म, य, र, न, व, श, श, स, ह. ये 44 वर्ण हिंदी वर्णमाला में आते हैं. अब हिंदी वर्णमाला के भेद. हिंदी वर्णमाला के 3 भेद हैं. एक है स्वर, पहला है स्वर, और दूसरा व्यंजन, और तीसरा है अयोगवाह. हिंदी वर्णमाला के 3 भेद हैं. कौन से हैं? एक है स्वर, और दूसरा व्यंजन, और तीसरा है अयोगवाह. पहला स्वर है. अब हम स्वर के बारे में समझेंगे. स्वर किसे कहते हैं? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ವರ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರ್ತೀರ.
स्वर के स्वರದ अर्थ ಏನು? जिनका उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से होता है, ಯಾವುದೇ ವರ್ಣಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ स्वतंत्रता से उच्चरित होते हैं। जो वर्ण स्वतंत्रता से उच्चरित होते हैं उन वर्णों को स्वर कहते हैं। ಯಾವ ವರ್ಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಇತರ ವರ್ಣಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನೋं के उच्चारण में सहायता देते हैं। ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ। ಇದನ್ನು ಇಂತಹ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ। स्वर का मतलब क्या है? जो वर्ण स्वतंत्रता से उच्चरित होते हैं, बिना किसी वर्णों की सहायता से उच्चरित होते हैं और व्यंजनों के उच्चारण में सहायता देते हैं, ऐसे वर्णों को स्वराक्षर कहते हैं। अब स्वरों के भेद। स्वर हिंदी में 11 स्वराक्षर हैं। यादो ए 11 वर्ण स्वराक्षर है। ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ 11 ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಿವೆ। ಅದು ಅ ಆ ಇ ಉ ಊ ಋ ಎ ಐ ಓ ಔ। ये 11 वर्णों को आप स्वराक्षर कहते हैं। अब स्वरों के भी भेद हैं। अब समझेंगे स्वरों के कितने भेद हैं। स्वरों के 2 भेद हैं। हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? जिनकी व्युत्पत्ति अपने आप स्वतंत्रता से हुआ है उसे मूल स्वर कहते हैं। जिन वर्णों की व्युत्पत्ति अपने आप हुआ है, ಯಾವ ವರ್ಣಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೇ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಅಂತಹದನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ವರಗಳು 4 ಇವೆ। मूल स्वर 4 कितने हैं? हिंदी में मूल स्वर 4 है। वे हैं अ ई उ औ ऋ। ये 4 मूल स्वर कहलाते हैं। और बाकी 7 जो है उसे संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर का मतलब क्या है? 2 अक्षरों का मेल से जुड़ा हुआ अक्षरों को हम संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर हिंदी में 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ औ। इन 7 स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। मूल स्वरों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, वह मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर के भी 2 भेद हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण अपने आप में उत्पत्ति हुई है। उन मूल स्वरों हिंदी में मूल स्वर 4 है, अ ई उ ऋ, और संधि स्वर 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। संधि स्वर किसे कहते हैं? जो 2 वर्ण आसपास आकर उसका संधि हुआ हो, आपस में जुड़ा हो, उसे संधि स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए अ प्लस अ, ये दोनों सजातीय स्वर है। दोनों सजातीय मिलकर दीर्घ सजातीय वर्ण, उसी जाति के दीर्घ अक्षर है, वो है आ। अ प्लस अ आ है। इसी तरह ई प्लस ई ई, उ प्लस उ उ। इसी तरह अ प्लस ई प्लस ए
दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। A4 जो है AI और संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। A4 संयुक्त संधि स्वर, क्योंकि ये सजातीय अक्षर जोड़कर उसी जाति का दीर्घाक्षर बना है, इसलिए इसे दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। यहाँ अलग अलग जाति के स्वर आए हुए हैं। आके आगे ई आकर ये हुआ है, और आगे आगे ये आकर आई हुआ है, आके आगे ऊ आकर ओ, और आके आगे ओ आकर औ हुआ है। इसलिए जातीय स्वर आकर कोई स्वर हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त संधि कहते हैं। यह है स्वरों स्वर विचार। अब हम स्वरों के बारे में समझें। अगले अब हम व्यंजन के बारे में समझेंगे। स्वर का मतलब हुआ जो वर्ण स्वतंत्रता से उच्चारित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन का अर्थ क्या है? व्यंजन का अर्थ है जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वर के बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता, उच्चारण नहीं किया सकता उसे, ऐसे वर्णों को व्यंजनाक्षर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजनाक्षर कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों के 3 भेद हैं। जो वर्ण है ख, ग, घ, ञ और छ, छ, ज, झ, ञ। ठ, ठ, ड, ढ, न। ये हिंदी में 33 व्यंजनाक्षर हैं। हिंदी में कितने व्यंजनाक्षर हैं? 33 व्यंजनाक्षर हैं। का से मां तक जो 25 अक्षर हैं इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये 25 वर्ण है, इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। या, र, ल, व, शे, श, स, ह, ये 8 है, इसे अवर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों को इसके पहले अक्षर जो है इसी से वर्ग किया गया है, इसे कवर्ग कहते हैं। एक पहला जो है इसे कवर्ग, इसे चवर्ग कहते हैं। सभी ये जो 25 वर्ण हैं इसे इस वर्ग के पहले अक्षर के इसे जाना जाता है, इसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। च, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसे कचटका वर्ग भी कहते हैं, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ये 8 जो है इसे अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। यही नहीं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम हिंदी में इसे व्यंजनों के 3 भेद कहा गया है। वे हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये जो का से मा तक जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कचट तपा वर्ग जो 25 वर्ण हैं इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जो यारा लावा 4 है, ए यारा लावा, इन 4 वर्णों को अंतस्थ व्यंजन और बाकी श श सा वा, इन 4 वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और वर्णों को उसके उच्चारण स्थान से भी विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए अब देखिए खंड्य वर्ण, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो खंड से उत्पन्न होते हैं। ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಕಂಠದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅಂತಹ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಖಂಡ್ಯ वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए ख, ख, ग, घ, ये खंड से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे खंड्य वर्ण ऐसे कहा जाता है। दूसरा तालव्य वर्ण, ए छ छ ज झ, छ छ ज झ, ये 4 तालव्य वर्ण कहा जाता है। क्योंकि तालव्य का मतलब है ಬಾಯಿಯ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಅಂಗಳ ಏನಿದೆ, ಆ ಸುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ಅಂಗಳ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಾಲವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ। ಛ ಛ ಜ ಝ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು तालव्य ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ। ಛ ಛ ಜ ಝ। और तीसरा है मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण है ट ठ ड ढ, ये 4 मूर्धन्य वर्ण है। मूर्धा पर जीभ लगाने से बोले जाते हैं। ये मूर्धा ಈ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಒಂದು ಏನು ಭಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ತಾಗಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಟ ಠ ಡ ಡ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೂರ್ಧನ್ಯ ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ। 4ನೇದು ದಂತ್ಯ, ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಥ ಥ ದ ಧ, ತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಾಲವ್ಯ ದಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ದಂತ್ಯ ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ। 5ನೇದಾಗಿ ಓಷ್ಠ್ಯ, ಓಷ್ಠ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಂಠ್ ಅಂದರೆ ತುಟಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ ಫ ಬ ಭ, ಈ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ತುಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಓಷ್ಠ್ಯ ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅನುನಾಸಿಕ, 6ನೇದು ಅನುನಾಸಿಕ ವರ್ಣಗಳು। ये 5 जो है न्या न्या न न म, इसे हम नासिक द्वारा उच्चारित करते हैं। नासिक का मतलब है नाक, ನಾಸಿಕ ಅಂದರೆ ಮೂಗು, ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯ ನ್ಯ ನ ನ ಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುನಾಸಿಕ, ನಾಸಿಕ ಅಂದರೆ ಮೂಗು, ಅನು ಅಂದರೆ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ವರ್ಣಗಳು ಯಾವುದು ನ್ಯ ನ್ಯ ನ ನ ಮ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ।
ये सब व्यंजन के बारे में हुआ। और व्यंजन के और एक है अल्प प्राण और महाप्राण। पहला और तीसरा जो अक्षर है सभी वर्ग में कछटतपा वर्ग में, वर्गीय व्यंजनों के कछटतपा वर्ग में जो पहला और तीसरा अक्षर है इसे अल्प प्राण कहते हैं, और दूसरा और चौथा जो वर्ण है इसे हम महाप्राण अक्षर कहते हैं, महाप्राण व्यंजनाक्षर कहते हैं। क्योंकि एक का और गा, का और खा उच्चारण में तो वही है लेकिन थोड़ा सा विभिन्नता है। का उच्चारण करते समय हमें जोर से ज़्यादा प्राण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा सांस नहीं ले सकते हैं, आराम से हम उच्चारण करते हैं। लेकिन दूसरा जो खा है उसे उच्चारण करते समय ज़्यादा सांस लेते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। प्राण का मतलब ही सांस है। क अब ही देखिए, खा कहते समय ज़्यादा सांस नहीं छोड़ते, खा कहते समय जो सांस है वो हमें हाथ पर लगता है, क खा। इसी से हमें पता चलता है, इसीलिए इसे हम अल्प प्राण, अल्प ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖ ಮತ್ತು ಘಾನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ। ಅಂದರೆ ये कछटतपा वर्ग जो है इसके पहला अक्षर और तीसरा अक्षरों को उच्चारण करते समय अल्प प्राण का उपयोग करते हैं, और दूसरा और चौथा जो अक्षर है इसे हम उच्चारण करते समय ज़्यादा सांस का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे अल्प प्राण और महाप्राण कहा जाता है। ये व्यंजनों के विचार हुआ। और तीसरा कौन सा है? अयोगवाह। अयोगवाह दो है, एक अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। ये अनुस्वार है, एक के ऊपर एक दो शून्य जो है उसे विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग के ये जो है शून्य, इसे हम स्वतंत्रता से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। स्वतंत्रता से हम कैसे इसे उच्चारण करें? 1 0 2 0 ऐसा हम उच्चारित नहीं कर सकते। तो इसे उच्चारण करना है तो हमें स्वर और व्यंजनों की सहायता से ही उच्चारण कर सकते हैं। ಸ್ವರ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ। ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸೋದು, ಅಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸದೇ ಇರೋದು। ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಯೋಗವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಅನುಸ್ವಾರ ವಿಸರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಠಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಾಷೆಗಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವಿಲ್ಲದೆ ಭಾಷೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಅನುಸ್ವಾರ और ವಿಸರ್ಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಧ, ಸುಂದರ್। ये विसर्ग प्रायः, प्रातः काल। इस तरह अनुस्वार और विसर्ग का उपयोग भाषा में कर सकते हैं। और एक है अनुस्वार से मिलता जुलता थोड़ा सा बदलाव के साथ आता है, ऐसा आता है, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। हिंदी में इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। अनुस्वारों को नासिक द्वारा ही उच्चारण करते हैं, केवल नासिक द्वारा उच्चारण करते हैं। लेकिन चंद्र बिंदु लगा हुआ अक्षरों का हम नासिक
और मुंह दोनों द्वारा हम उच्चारण करते हैं। उदाहरण के नदियाँ, इसे नदियाँ नहीं कहते, नदियाँ नहीं कहते, नदियाँ। इस तरह मुंह और नासिक दोनों के द्वारा, नाक और मुंह दोनों के द्वारा उच्चारण करते हैं, इसलिए इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। और ये अनुस्वार है जो केवल नाक द्वारा ही उच्चारित होते हैं, ऐसे वर्णों को अनुस्वार कहते हैं। ये है आज का वर्ण विचार हुआ। कल हम शब्द विचार के बारे में समझेंगे। थैंक यू।